Hey, welcome back everyone. This is Diksha this side. So here in this video we are going to discuss about the challenges of partition as we discussed the outview or we can say overview of this chapter in our previous video, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि this chapter is about what or this book is about what. This is what we discussed in our previous lecture. So let us recall. बहुत ब्रीफली मैं आपको एक बार रिकॉल कर देती हूँ what we discussed in our previous lecture. We discussed about the midnight speech of Jawaharlal Nehru that was on 14th to 15th of August. 14-15 अगस्त की जो midnight थी उस टाइम पर उन्होंने एक स्पीच दी थी. जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पेशल सेशन बुलाकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जहाँ पर उन्होंने स्पीच डिलीवर की थी ट्रस्ट विद डेस्टिनी, एंड दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पीच ऑफ जवाहरलाल नेहरू. After this, I told you about two immediate goals of the newly born nation. That is, दो इमीडिएट गोल्स के बारे में मैंने आपको बताया था. दैट इज़ डेमोक्रेसी एंड गोल्स गुड फॉर ऑल. जो हमने यहाँ पर बोला था आपको कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना और हर किसी की वेलफेयर के लिए सोचना. दीज वर द टू इमीडिएट गोल्स ऑफ India at that time, newly born country at that time. After this, I discussed about the year 1947. 1947 के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जिसमें we discussed about the year of unprecedented and violence and trauma of displacement. जहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि कितना दर्दनाक पार्टीशन है, वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रही है. For that I told you about the book also, that is a book named as The Burning Train, and there I discussed about the violence also, that is written by Khushwant Singh. And after this I talked about the trauma of displacement also in my previous video. Now today we are going to discuss about shaping a nation. Shaping a nation के में सबसे पहले हमारे पास जो चैलेंजेस आए उसके बारे में हम बात करेंगे. बट लेट अस डिस्कस हियर जो 3 चैलेंजेस मैंने आपको बताए थे लास्ट वीडियो में, उसी के बारे में हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं. जिसमें मैंने पहले आपको ये बताया था कि यहाँ पर हमारे पास 3 मेजर चैलेंजेस आने वाले हैं. फर्स्ट चैलेंज इज़ शेपिंग अ नेशन. अब ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ बाउंड्रीज़ को डिमार्केट करके रख दिया है और डिमार्केट करने के बाद हम बाउंड्रीज़ को ये बोल दें कि दिस इज़ अ नेशन एंड वी आर लिविंग इन दिस. सो हमारा जो फर्स्ट और इमीडिएट चैलेंज है वो पूरा हो गया है नेशन को शेप करने का. दिस इज़ नॉट डन. अब यहाँ पर हमें क्या करना था, हमें एक नेशन को शेप तो करना था, लेकिन उस नेशन को शेप करने के साथ साथ हमें ये इंश्योर करना था दैट दिस नेशन विल बी यूनाइटेड एंड अकोमोडेटिव ऑफ ऑल डाइवर्सिटी एग्जिस्टिंग इन दी सोसाइटी एंड इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. हमें यहाँ पर ये इंश्योर करना था कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो यूनाइटेड फॉर्म में रह रहे हैं, बिकॉज इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी एंड वी आर लिविंग विद द ह्यूज डाइवर्सिटी. तो यहाँ पर हमें यूनाइटेड रहना है, अकोमोडेटिव रहना है, और जो हमारी डाइवर्सिटी है हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है वो बहुत अच्छे से ब्रदरहुड फ्रेटर्निटी के साथ इंडिया में रहे. तो उसके अलावा हमें 2 चैलेंजेस और फेस करने थे. दैट वाज इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. तो ये तो हमें विरासत में अपने इमीडिएट चैलेंज के साथ मिले हैं, जहाँ पर हमें एक नेशन को फॉर्म करना है, एक नेशन को बनाना है, डिमार्केट करनी है उसकी फिजिकल बाउंड्रीज़, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमें इंश्योर करना है कि किस तरीके से ब्रदरहुड फ्रेटर्निटी के साथ हम वहाँ पर रहेंगे, एंड इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को भी ख़त्म करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को भी ख़त्म करना है. दिस वॉज आवर फर्स्ट चैलेंज. आफ्टर दिस वी टॉक्ड अबाउट आवर सेकेंड चैलेंज, दैट इज़ एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी. आई टोल्ड यू that this is what we are going to discuss in our next upcoming chapter, that is chapter number 2, जहाँ पर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे कि हम इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. आफ्टर दिस थर्ड चैलेंज वी डिस्कस हियर इज इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बींग ऑफ एंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली फॉर सम सेक्शन. जहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि दिस पर्टिकुलर थर्ड चैलेंज इज इन चैप्टर नंबर 3 ऑफ आवर बुक, NCERT book. So there we are going to discuss up in detail about this challenge, जहाँ पर हमें इंश्योर करना है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, वेलबींग होनी चाहिए पूरी सोसाइटी की, ना कि वो जो वेलबींग या डेवलपमेंट है वो किसी एक प्रिविलेज्ड सेक्शन को मिले या फिर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को मिले. वो हर किसी को इक्वल मिलनी चाहिए. इक्वल अपॉर्चुनिटी मस्ट बी देयर विद एवरीवन फॉर द डेवलपमेंट. सो दिस इज़ व्हाट आई टोल्ड यू in my previous video. Right now let us talk about the partition.
Let us talk about the partition. So here if I talk about partition, then the two major challenges in front of partition were डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन. यहाँ पर हमें पार्टीशन में डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन सबसे बड़ा मेजर कॉज था पार्टीशन के टाइम पर, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था. डिस्प्लेसमेंट का मतलब बेसिकली क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि जब हम पार्टीशन कर रहे हैं, सबसे पहले हम पार्टीशन की बात कर लेते हैं. देयर वाज टू नेशन थ्योरी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस से कुछ टाइम पहले हमने ये देख लिया था कि टू नेशन थ्योरी जो है वो एग्जिस्टेंस में आई है फ्रॉम मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीग वॉज इन फेवर ऑफ टू नेशन थ्योरी, कांग्रेस वॉज अगेंस्ट और द कांग्रेस ओपोज्ड दिस थ्योरी एंड डिमांड फॉर पाकिस्तान. कांग्रेस ने डिमांड फॉर पाकिस्तान को और इस टू नेशन थ्योरी को दोनों को पूरी वी कैन से कि पूरी तरह से मना किया था कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. लेकिन हमने कुछ ऐसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देखे 1940s में जहाँ पर पॉलिटिकल कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कि एंड द ब्रिटिश रोल लेड टू द डिसीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ता है कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुए बिकॉज ऑफ दोज पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1940s कि यहाँ पर हमें इंडिया का बंटवारा करना पड़ा, हमें दो नेशन बनाने पड़े. दैट वाज नोन एज टू नेशन थ्योरी व्हेन ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया और पाकिस्तान में दो पार्ट में ब्रिटिश इंडिया हमारा डिवाइड होने वाला था. दिस इज़ व्हाट वाज प्री डिसाइडेड. अब ये डिसाइड हो चुका है. 1940 के जो दशक है 1940 का, उस टाइम पर जो भी डेवलपमेंट हो रही हैं उन सब से हमें ये पता चल चुका है. आफ्टर दिस अब ये तो क्लियर है कि यहाँ पर आपके पार्टीशन तो होगा, तो पार्टीशन होगा तो हम ये भी चाहते हैं कि सिस्टमेटिक डिमार्केशन हो. ऑब्वियस है कि अगर पार्टीशन होगा तो दोनों जो कंट्रीज़ बनेंगी, न्यूली बॉर्न कंट्री इंडिया एंड पाकिस्तान, दोनों को कोई ना कोई डिमार्केशन तो हमें देनी होगी, कोई ना कोई बाउंड्री तो हमें उनकी सेट करनी होगी. तो द थिंग इज़ कि हमने यहाँ पर डिसाइड किया कि सिस्टमेटिक डिमार्केशन हो. लेकिन सिस्टमेटिक डिमार्केशन होगा कैसे? बिकॉज वी डू नॉट नो कि अब पार्टीशन करें कैसे. हमने ये तो बोल दिया है कि बंटवारा करेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उसके ग्राउंड क्या रखें या किस तरीके से हम उस पार्टीशन को करें. तो यहाँ पर कुछ मेजर चैलेंजेस भी आते हैं प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में, या हम कह सकते हैं जो पार्टीशन हमें करना है उसके लिए हमें सामने बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, जिनमें से हम NCERT बुक में अगर देखें तो वी आर लिस्टेड विद 4 मेजर चैलेंजेस ड्यूरिंग इन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन. पार्टीशन के प्रोसेस में जो 4 मेजर चैलेंजेस हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. सो अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक तरीका निकाला गया. उस तरीके को हमने क्या बोला कि प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी. प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटीज़ के बेसिस पे हम डिवाइड कर देते हैं, ये डिसाइड किया गया. अब ऐसा तो है कि डिवीज़न जो है दैट वाज नॉट ओनली वेरी पेनफुल बट ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड एंड टू इम्प्लीमेंट एज वेल. अब हमें ये पता है कि डिवीज़न जो होनी है वो बहुत दर्दनाक है, बहुत पेनफुल है, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट डिसीज़न भी है लेना कि हम किस तरीके से पार्टीशन करें. उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो दुखदायक है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक है, दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्लान. तो यहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को हम बेस रखेंगे, उसके बेसिस पर हम पूरी कंट्री को डिवाइड करेंगे. बट यहाँ पर हमारे पास कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती हैं इस प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी में. प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी में डिफ़िकल्टीज़ किस तरह की आएंगी? दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. ये जो 4 लिस्ट मैंने आपको बताई हैं कि वी आर हैविंग 4 लिस्ट, वी आर लिस्टेड विद 4 मेजर चैलेंजेस इन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल. अब सबसे पहले हम प्रिंसिपल को ही देख लेते हैं कि प्रिंसिपल क्या है. अगर हम रिलीजियस मेजॉरिटी की बात करें तो रिलीजियस मेजॉरिटी में द प्रिंसिपल वॉज कि मान लेते हैं कि एक एरिया है, दिस इज़ होल ऑफ द इंडिया, और इसमें एक पर्टिकुलर एरिया है जो कि हिंदू डोमिनेटेड है, तो हम इसको इंडिया बोल देते हैं और इसको रेस्ट को मुस्लिम एरिया बोल देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं पाकिस्तान एरिया बोल देते हैं. आफ्टर दिस अगर मान लो कोई एक एरिया है, यहाँ पर मुस्लिम डोमिनेटेड कम्युनिटी है, तो मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, मेजॉरिटी में है, तो हम इस पूरे एरिया को बोल देंगे पाकिस्तान और रेस्ट ऑफ द एरिया विल बी नॉन एज इंडिया. बट अगर आप बहुत माइन्यूटली इसको ऑब्जर्व करो तो यू विल कम टू नो दैट वाज नॉट दैट ईजी. अब इस चीज़ को हम इतना ईजीली नहीं बोल सकते कि हमने डिमार्केट कर दिया, हमने बोल दिया तो ये चीज़ें ऐसे होंगी. दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज यू कैन सी
दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन। ये हमारा आज का भारत जो ऐसा दिखता है, ये आज के टाइम पर हमारे सामने जैसा भारत दिखता है वैसा हमेशा से नहीं दिखता था। ये जो मैप है ये आपको शो कर रहा है इंडिया बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन, इंडिया आफ्टर एंड बिफोर पार्टीशन, मतलब इंडिया पार्टीशन के पहले और पार्टीशन के बाद। अगर हम ब्लू लाइन को देखें, जितना भी ब्लू एरिया है, शेडेड रीजन है, ये प्रिंसली स्टेट्स को शो करता है कि जो हमारे यहाँ पर इफ आई वी टॉक आवर ओन कंट्री, तो हमारी कंट्री जो है वो ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। देयर वर प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश इंडिया एट दैट टाइम। और हम बोलें तो 1947 तक हमारे पास 562 अप्रॉक्सीमेटली प्रिंसली स्टेट्स वर देयर एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट दैट इज डिमार्केटेड हियर विद येलो पोर्शन that was ब्रिटिश इंडिया एट दैट टाइम। वो ब्रिटिश इंडिया था, तो ब्रिटिश इंडिया के लिए इट वाज क्वाइट पॉसिबल कि हम किस तरीके से डिमार्केट करने वाले हैं लाइन को, या कौन सा हिस्सा कहाँ पर हम डालने वाले हैं, पाकिस्तान हो या इंडिया हो, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आसान था, बट दैट वाज नॉट ऑल्सो दैट ईजी। लेकिन प्रिंसली स्टेट्स, जिसकी स्टोरी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, वहाँ पर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। सो लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट रिलीजियस मेजॉरिटी। अगर हम रिलीजियस मेजॉरिटी की बात करें तो ये बोला गया कि रिलीजियस मेजॉरिटी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, रिलीजियस मेजॉरिटी के बेसिस पे हम इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड कर देते हैं इन टू नेशंस। हम दो नेशन में डिवाइड कर देंगे तो इससे क्या होगा कि जो मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया है वो पाकिस्तान बन जाएगा, जो हिंदू डोमिनेटिंग एरिया है वो हिंदुस्तान बन जाएगा। बट लेटर ऑन जब हमने बहुत माइन्यूटली इसको ऑब्जर्व किया तो व्हाट वी कम टू नो कि अब देखो यहाँ पर कुछ हिस्सा ऐसा है, अब यहाँ पर तो हमने देख लिया दिस ग्रीन लाइन, ग्रीन एरिया, दिस इज शोइंग मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी हियर ऑल्सो। ये तो चलो हमने क्लियरली देख लिया कि जो पाकिस्तान है हम उस एरिया को बनाएंगे जो मुस्लिम डोमिनेटिंग होगा। बट द प्रॉब्लम वॉज कि अब हमारे यहाँ पर ऐसा तो नहीं है ना कि आपको पूरा एक एरिया दे दिया, दिस एरिया इज़ बिंग डोमिनेटेड बाय हिंदूज़, या यहाँ पर सिर्फ हिंदूज़ रहेंगे, यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम्स रहेंगे, या यहाँ पर सिर्फ फिर सिख या क्रिश्चियन या बुद्धिस्ट और जैन्स रहेंगे। ऐसा कुछ तो नहीं है डिमार्केटेड। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर मान लो कि यहाँ पर तो हमने देख लिया कि क्लियर मेजॉरिटी है मुस्लिम्स की, और यहाँ पर हमने देखा कि एक बीच में पोर्शन है, कुछ लोग यहाँ पर मुस्लिम्स कम्युनिटी, कुछ एरिया ऐसा है जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और वो काफ़ी मेजॉरिटी में है, तो हमने इसको बोल दिया कि दिस विल बी पाकिस्तान, राइट। लेकिन यहाँ पर हमने जो अनशेडेड रीजन ये नीचे वाला देखा ये हिंदूज़ हो गए। अब उसके बाद हमने देखा, मान लो कि यहाँ पर फिर से हमें देखने को मिल रहा है कि एक एरिया है जो कि मुस्लिम डोमिनेटिंग है, तो क्या हम इसको भी पाकिस्तान बनाएंगे? तो ऐसे तो हम कितने सारे पाकिस्तान बनाएंगे। तो दैट वाज वन ऑफ द मेजर चैलेंज कि पाकिस्तान तो हम इतने ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। तो दैट वाज द वन ऑफ द मेजर चैलेंज इन फ्रंट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया जो है उसकी अपनी कोई स्पेसिफिक बेल्ट नहीं थी कि एक ये पर्टिकुलर बेल्ट है, इस बेल्ट में मुस्लिम्स रहते हैं, ऐसा नहीं था। क्लियर? तो दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव चैलेंज, और वी कैन से बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये था कि देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में ऐसा कोई भी नहीं था, क्योंकि हमने ये तो बोल दिया कि हम पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन करना इज़ नॉट दैट ईजी, क्योंकि आपको हर एक एंगल से देखना है, और हर एंगल से जब आप देखोगे तो आप ये देखोगे कि कौन सा ऐसा एरिया है और किस एरिया को आप डिक्लेयर करोगे कि ये एरिया जो है ये मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया है। तो दैट वाज वन ऑफ द मेजर चैलेंज। There was no single belt of Muslim majority area in British India. There were two areas of concentration, one in the east and one in the west. अगर हम बात करें ओवरऑल तो हमने देखा कि एक तो ईस्ट में और एक वेस्ट में ऐसा एरिया है जहाँ पर ये पॉपुलेशन कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है या कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है। अगर आप इस चीज़ को देखो, इस बंगाल वाले रीजन को देखो जो कि ईस्ट पाकिस्तान बना था, अगर आप इसको बहुत अच्छे से देखो तो आपको दिखेगा कि जो वेस्ट बंगाल है हमारे वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल क्यों बोला जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं पर मिल जाता है कि वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल क्यों बोला जाता है, बिकॉज जबकि ये तो ईस्ट में लाई करता है ना हमारी कंट्री के। इफ़ यू टॉक अबाउट आवर कंट्री तो हमारी कंट्री के तो ईस्ट में लाई करता है। दिस इज नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, तो ईस्ट में लाई करता है, स्टिल वी कॉल इट एज वेस्ट बंगाल। नाउ गो बैक टू द हिस्ट्री। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हमें समझ आता है कि
1905 में हमारे यहाँ पर बंगाल का पार्टीशन किया गया था इन 2 पार्ट्स, जहाँ पर उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न दिया गया था, बट द एक्चुअल रीज़न वाज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, पूरा बंगाल बहुत बड़ा था और उन्होंने बोला था एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस कॉज हो रही है, या हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन करने में हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो इसीलिए हम पूरे बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। जो ये ग्रीन रीजन है दैट वाज नोन एट दैट टाइम ईस्ट बंगाल, और जो ये ब्राउन पोर्शन देख रहे हैं दैट वाज ईस्ट बंगाल एट दैट टाइम, राइट। तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड था 1905 में जब पार्टीशन किया गया था बंगाल का, लेकिन हमने देखा कि रीयूनिफाई भी कर दिया गया था बंगाल को 1911 में। तो हिस्ट्री में यहाँ पर नाम हमारा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं हिस्ट्री में यहाँ से हमारा नाम निकल कर आता है वेस्ट बंगाल। और अभी हम लेट अस कम बैक टू ईयर 1947। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 1947 में बंगाल जो है, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड था पूरा मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया से, उसको हमने बोल दिया ईस्ट पाकिस्तान, और जो वेस्ट में पाकिस्तान है इसको हमने बोल दिया, क्योंकि ये एरिया भी मुस्लिम से डोमिनेटेड था, तो दैट इज़ वाई इट वाज कॉल्ड एज मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया, सो दैट इज़ वाई इट वाज पाकिस्तान। अब इंडिया का नेचर क्या था, इंडिया वॉज वेरी क्लियर, इंडिया वॉज सेइंग दैट वी आर सेकुलर इन नेचर, सो इफ़ वी आर सेकुलर इन नेचर, तो हम सेकुलरिज्म तो नहीं छोड़ेंगे, हमारे यहाँ पर हर किसी के लिए डोर्स आर ओपन फॉर एवरी कम्युनिटी। सो दिस वॉज सेड बाय इंडिया एंड इट वॉज वेरी क्लियर बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दो कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम पर प्रिपेयर नहीं हुआ था, बट हमने उसकी फाउंडेशन तो रख दी थी 1946 में। सो दैट इज़ देयर। आफ्टर दिस अब वेस्ट, लेकिन पाकिस्तान का अपना खुद का एक क्लियर एजेंडा था, उसने अपना खुद का बहुत क्लियर विजन है। क्लियर विजन मोहम्मद अली जिन्ना इज सेइंग कि ही इज़ गोइंग टू डिक्लेयर इट एज इस्लामिक स्टेट। तो इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक नेशन अगर आप इसको डिक्लेयर करोगे तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर आपकी जो पॉपुलेशन है आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो मुस्लिम पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो दैट वाज देयर। तो आउटकम वाज दिस कि आपको जो एक ग्रीन पोर्शन दिखता है दैट वाज पाकिस्तान एट दैट टाइम, और अगर हम अपने येलो पोर्शन को देखें तो दैट इज़ दैट इज़ इंडिया एट दैट टाइम। क्लियर। तो इंडिया ये बन जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर इसको हम वी कैन से कि फॉर्मल टर्म्स में बात करें, तो यहाँ पर देयर वॉज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया। देयर वर 2 एरियाज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वन इन दी वेस्ट एंड वन इन दी ईस्ट। एक वेस्ट में कॉन्सेंट्रेशन है, एक ईस्ट में कॉन्सेंट्रेशन है। आफ्टर दैट देयर वर 2 एरियाज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। देयर वॉज नो वे दीज 2 पार्ट्स कुड बी ज्वाइंट। अब ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम इन 2 पार्ट्स को ज्वाइन कर सकें और पाकिस्तान को बोल दे कि दिस इज़ योर टेरिटरी। कुछ लोगों ने ऐसा भी सजेस्ट किया कि आप इसके बीच में एक एरिया पूरा का पूरा दे सकते हो जहाँ से ये आना जाना अपना कर सकते हैं या इजी कम्युनिकेशन हो जाएगा। बट देन इट वाज सेड, इट वाज काउंटर्ड बाय द थॉट कि अगर हम इस तरीके का कोई रास्ता इनको दे देंगे तो उसके बाद इंडिया बचेगा कितना, एंड देयर विल बी अ सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया, क्योंकि इसके इस तरफ भी इंडिया है, इस तरफ भी इंडिया है, तो सिक्योरिटी थ्रेट तो ऑब्वियस है कि है हमारे पास। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर ये वे तो नहीं था। तो दैट इज़ वाई इट वॉज नियरली इम्पॉसिबल कि इन 2 पार्ट्स को किसी तरीके से ज्वाइन किया जा सकता है। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट द न्यू कंट्री पाकिस्तान विल कंप्राइजेज 2 टेरिटरीज। हमने बोल दिया कि या हम कह सकते हैं कि एक म्यूचुअल डिसीजन हुआ जिसमें ये बोला गया कि जो पाकिस्तान है वो 2 टेरिटरीज को कंप्राइज करेगा। इट विल बी कंप्राइजिंग ऑफ 2 टेरिटरीज, दैट इज ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। आफ्टर दिस द सेकेंड चैलेंज, जो सेकेंड चैलेंज है वो अब हमारे पास सामने आ रहा है। दिस वॉज द फर्स्ट चैलेंज कि देयर वॉज नो सिंगल बेल्ट। आफ्टर दिस द सेकेंड चैलेंज दैट सबसे बड़ा जो सेकेंड चैलेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है कि बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी ऐसी है जो कि पाकिस्तान में नहीं जाना चाहती है। इवन जो एरिया मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया था वहाँ के मुस्लिम्स भी पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनना चाहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं खान अब्दुल गफ़ार खान का। खान अब्दुल गफ़ार खान द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कौन सा एरिया है, वो आपका ये वाला एरिया है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स।
तो पाकिस्तान जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे अगर हम बात करें बलूचिस्तान, सिंध, गिलगिट वाला एरिया, कश्मीर वाला एरिया, और उसके अलावा सिंध के ऊपर जो मतलब थोड़ा पंजाब वाला एरिया उनके पास है, थोड़ा सा हमारे पास है। तो ये जो एरिया है दैट इज नोन एज NWFP और वी कैन से इट एज नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। अब यहाँ पर ये जो अब्दुल गफ़ार खान है ये बेसिकली नहीं चाहते थे, ना तो पार्टीशन चाहते थे और ना ही ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया से क्योंकि ये बिलोंग करते थे तो ना ही ये चाहते थे कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बने। बट कुछ ऐसे लीडर्स जो कि जैसे हम अगर बात करें अब्दुल गफ़ार खान की, तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो कि ऐसा नहीं चाहते थे। एंड अब्दुल गफ़ार खान इज़ नोन एज फ्रंटियर गांधी एज वेल। तो इन्होंने कुछ अपोज भी किया टू नेशन थ्योरी को, बट इनकी जो वॉइस है उसको सिंपली इग्नोर कर दिया गया और जो पाकिस्तान है वो कहीं ना कहीं मर्ज हो गया NWFP में। NWFP जो ये एरिया है ये पाकिस्तान में मर्ज हो गया क्योंकि ये लोग चाहते नहीं थे पाकिस्तान का हिस्सा बनना, बट अगेन दे वर ओवरलुक्ड, इनको ओवरलुक किया गया और पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया। दैट वॉज द सेकेंड चैलेंज। अगर हम सेकेंड चैलेंज को फॉर्मल टर्म्स में बात करें तो नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। नॉन मुस्लिम एरिया पाकिस्तान का हिस्सा, सारे के सारे जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरिया हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल इस खान अब्दुल गफ़ार खान, ही वॉज ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी एंड ही वॉज वन ऑफ द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जो कि टू नेशन थ्योरी के अपोज में थे, या हम कह सकते हैं वो अपोज कर रही हैं, बट उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। आफ्टर दिस थर्ड प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी एक और थर्ड प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, एज आई टोल्ड यू दैट देयर वर एम्पल प्रॉब्लम्स, बट उन एम्पल प्रॉब्लम्स में से कुछ 4 प्रॉब्लम हमें लिस्ट करके दी हुई हैं। तो थर्ड प्रॉब्लम वॉज दैट was 2 of the Muslim majority province of British India, Punjab and Bengal, had very large areas where the non-Muslim were in majority. अब यहाँ पर हमने देखा कि जैसे पंजाब है और बंगाल है, पंजाब ये वाला हिस्सा और बंगाल ये वाला हिस्सा, जहाँ पर हमने ये देखा कि ये जो एरिया है ये हम पूरा का पूरा पाकिस्तान को नहीं दे सकते हैं। दिस ब्राउन रीजन ये हम पूरा का पूरा पाकिस्तान को नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा पंजाब जो है वो मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया है तो आप पूरा का पूरा रख लो। एज वी कैन सी इन टुडेज कंटेक्स्ट, अगर हम आज के कंटेक्स्ट में देखें तो हमें पता चलता है कि हमारा पंजाब जो है वहाँ पर बेसिकली सिख कम्युनिटी के लोग रहते हैं, सिख समुदाय के लोग रहते हैं। तो वो तो पाकिस्तान में ऑब्वियस है कि हम उनको कैसे भेज सकते हैं, बिकॉज इट वॉज क्लियर फ्रॉम मोहम्मद अली जिन्ना दैट पाकिस्तान विल गोइंग टू बी एन इस्लामिक स्टेट। और हाँ, कुछ हम डिप्लोमेटिक वे में अगर बात करें तो उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि पाकिस्तान में हिंदूज भी रह सकते हैं, बट अगेन अगर हम बात करें तो इट वाज इस्लामिक स्टेट, राइट। तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था दैट इट विल बी एन इस्लामिक स्टेट। तो यहाँ पर पंजाब हम पूरा नहीं दे सकते, बंगाल हम पूरा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि नॉन मुस्लिम पीपल भी यहाँ पर रहते हैं। नॉन मुस्लिम पीपल रहते हैं तो ऑब्वियस है कि हम उनको बिना बात बिना किसी रीज़न के उनको धकेल रहे हैं इस प्रॉब्लम में, राइट। तो दैट वॉज देयर। आफ्टर दिस इवेंचुअली इट वॉज डिसाइडेड दैट दीज 2 प्रोविंसेस वुड बी बाइफर्केटेड। अब हमने देखा कि ये डिसाइड किया गया कि इन दोनों प्रोविंसेस को हम बाइफर्केट कर देंगे, या हम 2 हिस्सों में, बाइफर्केट का मतलब होता है 2 पार्ट्स, बाय मीन्स 2, तो 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देंगे अकॉर्डिंग टू दी रिलीजियस मेजॉरिटी। जिस भी तरफ बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी होगी मुस्लिम्स की उसको हम पाकिस्तान का हिस्सा बना देते हैं, और जहाँ पर मुस्लिम्स की मेजॉरिटी नहीं है या नॉन मुस्लिम्स की मेजॉरिटी है उसको हम हिंदुस्तान का पार्ट रहने देते हैं। तो दैट वाज डिसाइडेड। दिस डिसीजन कुड नॉट बी मेड बाय द मिडनाइट ऑफ 14th and 15th अगस्त। अब देखो एक और प्रॉब्लम आ रही है कि 14th और 15th अगस्त तक ये डिसीजन हमने अभी तक लिया नहीं है कि हमें करना क्या है। इट मेंट दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट नो ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को लास्ट डे तक यही नहीं पता कि वो किसका हिस्सा है, वेदर दे आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान और दे आर पार्ट ऑफ इंडिया और दे आर पार्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान का है, वेस्ट पाकिस्तान का है या इंडिया का पार्ट है। दे वर कंप्लीटली अनअवेयर। इसकी वजह से क्या होता है, लोगों में भगदड़ मच जाती है और वी कैन से कि यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं अब वो एक कहीं ना कहीं सिक्योरिटी थ्रेट फेस कर रहे हैं। पार्टीशन ऑफ दीज 2 प्रोविंसेस कॉज्ड डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो 2 एरिया हैं, 2 प्रोविंस, जैसे पंजाब वाला और बंगाल वाला,
इनको पार्टीशन करना है पहले, और पार्टीशन करने के बाद 2 नेशंस में इन हिस्से का बंटवारा करना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है कि लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रॉमा फेस करना पड़ रहा है, डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन। क्यों फेस करना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के बेसिस पे, अब देखो हमने ऑन पेपर बोल दिया कि जो हिंदूज और जो मुस्लिम्स डोमिनेटेड एरिया हैं वो इस तरीके से डिवाइड होंगे, बट अगेन द प्रॉब्लम इज़ कि लोग आपस में भी तो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, या कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि जो मुस्लिम्स हैं वो हिंदूज़ को मार रहे हैं, हिंदूज़ जो हैं वो मुस्लिम्स को मार रहे हैं। वायलेंस ब्रेकआउट हो जाती है बंगाल में और पंजाब में। वायलेंस जो ब्रेकआउट होएगी यहाँ पर पंजाब में और बंगाल में, वो बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वायलेंस थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, और वी कैन से कि हॉरिबल सिचुएशन वॉज देयर एट दैट टाइम। दिस वॉज, अब यहाँ पर अगर हम बात करें फोर्थ प्रॉब्लम की, तो चौथी प्रॉब्लम जो है वो भी इसी थर्ड प्रॉब्लम से ही निकल कर आती है, जहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ निकल कर आती है ऑन बोथ दी साइड्स ऑफ द बॉर्डर। अब देखो, मान लो कि यहाँ पर हमने बोल दिया कि दिस एरिया इज़ मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया, सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेस्ट पाकिस्तान एंड इट इज़ ईस्ट पाकिस्तान। और यहाँ पर मान लो कि कुछ पॉपुलेशन ऐसी भी रहती है जो कि माइनॉरिटी में है, लेकिन हिंदूज़ या सिख कम्युनिटी से बिलोंग करती है और पाकिस्तान में रह गई। अब वो लोग तो अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे हैं ना, उनको तो ये लगेगा कि हम कहाँ पर फंस कर रह गए हैं, स्टक होकर रह गए हैं। तो दैट वाज वन ऑफ द मेजर चैलेंज एट दैट टाइम, कि जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं, एंड द सेम इज़ द केस हियर ऑल्सो। एज आई टोल्ड कि इंडिया का अपना क्लियर विजन है कि दे आर गोइंग टू बी सेकुलर, और सेकुलर नेचर रहेगा तो ऑब्वियस है दैट डोर्स आर ओपन फॉर ईच एंड एवरी कम्युनिटी। लेकिन पाकिस्तान, एज आई टोल्ड यू कि मोहम्मद अली जिन्ना सेड इट वेरी क्लियरली दैट इट इज़ गोइंग टू बी एन इस्लामिक स्टेट, बिकॉज जो पार्टीशन हुआ है वही रिलीजन के बेसिस पर हुआ है। तो ऑब्वियस है जब रिलीजन के बेसिस पे होगा तो रिलीजियस कंट्री तो वो अपने एरिया को बनाएंगे, बट डिप्लोमेटिकली दे सेड कि हिंदूज कैन ऑल्सो को एग्जिस्ट इन आवर कंट्री, बट दैट इन एक्चुअल दैट वाज नॉट पॉसिबल। वो उस तरीके से उस टाइम पर पॉसिबल नहीं था, क्योंकि लोगों में भी डिसहार्मनी कहीं ना कहीं आ रही है एक दूसरे के लिए। सो दैट वाज द प्रॉब्लम। अब हम क्या देख रहे हैं, जो माइनॉरिटी में लोग हैं वो क्या कोशिश करेंगे, जो ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। मान लो यहाँ पर कोई हिंदू या सिख रहते हैं तो वो ट्रैप्ड ही तो फील कर रहे हैं। अब वो क्या कोशिश करेंगे कि वो इंडिया का पार्ट बन जाए या इंडिया में आ जाएं जल्दी से जल्दी। जब वो इंडिया में आ रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लैक्स ऑफ हिंदूज एंड सिख्स इन द एरिया दैट वर नाउ इन पाकिस्तान एंड आर इक्वली लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स ऑन इंडियन साइड ऑफ पंजाब एंड बंगाल found themselves trapped. They were to discover that they were undesired aliens in their own land. अब उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि हम बहुत ज़्यादा अनडिजायर्ड हैं, हमारी कोई महत्व ही नहीं है अपनी खुद की कंट्री में, एंड वो उन लोगों को जल्दी से जल्दी दूसरी कंट्री में जाना है, इन द लैंड वेयर दे एंड देयर एंसेस्टर्स हैव लिव्ड फॉर सेंचुरीज। वही लैंड उनको एलियंस की तरह ट्रीट करने वाला है। तो इस तरह की कुछ इनसिक्योरिटीज़ उनके माइंड में आती है। एज सून एज इट बिकेम क्लियर दैट द कंट्री वॉज गोइंग टू बी पार्टीशनड, द माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स बिकेम ईजी टारगेट्स ऑफ अटैक। अब ऑब्वियस है कि जब ये पता चला कि पार्टीशन होगा और पार्टीशन में कौन सा हिस्सा कहाँ पर जाएगा, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है ना, दे वर इनोसेंट पीपल। कुछ तो ऐसे होंगे जो इनोसेंट रहे होंगे, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की और वो इजी टारगेट थे, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है, उनको इजीली टारगेट किया जा सकता है अटैक के लिए। नो वन हैड quite anticipated the scale of this problem. No one had any plans for handling this. अब किसी के पास कोई प्लान नहीं है, आपने बोल दिया बंटवारा है, बट बंटवारा स्मूथ डिस्प्लेसमेंट के लिए, स्मूथ रिहेबिलिटेशन के लिए आपके पास कोई प्लान नहीं है। यू आर स्टैंडिंग देयर ब्लैंक, आप ब्लैंक खड़े हो वहाँ पर, आपको नहीं पता है कि क्या करना है। नो वन इज प्रिपेयर्ड फॉर दिस पार्टीशन। After this, initially the people and political leaders kept hoping that the violence was temporary and would be controlled soon. अब कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को, या हम कह सकते हैं लोगों को, ये लगा कि जो ये वायलेंस यहाँ पर इस एरिया में जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो जाएगी और ये बहुत ज़्यादा टेम्परेरी है, इमीडिएट है और जल्दी ही इस पर कर्ब कर लिया जाएगा। लेकिन हमने ये देखा कि जो ये वायलेंस है ये बहुत जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल चली गई। पूरे पंजाब, पूरे बंगाल में आप देखते हैं कि मारकाट होती है, बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं,
and disharmony was there. The minorities on both sides of border were left with no option except to leave their homes, often at a few hours notice. तो उनको बहुत short notice पर ये बोला गया that you have to leave this area and you have to move. आप कहीं पर भी जाएं, हमें नहीं पता कि आपको कहाँ पर जाना है, लेकिन आपको इस एरिया से चले जाना है. जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको, उनके सामने एक ही ऑप्शन बचता है कि दे हैव टू लीव. ईदर या तो वो छोड़ दें उस एरिया को या फिर वो अपनी जान खो देंगे. तो दीज आर दी ओनली 2 ऑप्शंस. और इस ऑप्शंस में से ऑब्वियस है कि हर कोई क्या चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी कम्युनिटी के पास पहुंच जाए. अगर हम देखते हैं पार्टीशन के टाइम पर क्या क्या हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले इन सब चीज़ों के, तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. बट यहाँ पर व्हाट वी डिस्कस्ड टुडे, वी डिस्कस्ड अबाउट द 4 मेजर, द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन एंड द 4 मेजर challenges in the process of partition. First major challenge was that there was no single belt of Muslim majority areas in British India. Second challenge was not all Muslim majority areas wanted to be in Pakistan. Third problem was that 2 of the Muslim majority province of British India, Punjab and Bengal, had very large area where non-Muslim were in majority. जो नॉन मुस्लिम है वो मेजॉरिटी में थे. तो थर्ड ये है जहाँ पर हमने फिर ये डिसाइड किया कि हम किस तरीके से पंजाब और बंगाल को पहले विभाजित करेंगे, उसके बाद अलग अलग नेशन का पार्ट बनाएंगे. आफ्टर दिस 4th प्रॉब्लम हमने देखी, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़. जो दोनों एरिया में, इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही माइनॉरिटीज़ रह रहे हैं, उनको हम किस तरीके से देख रहे हैं, उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, व्हाट दे आर फीलिंग, किस तरीके से उनको अपना देश छोड़ना पड़ा है, किन सर्कमस्टेंसेज में. दिस इज़ व्हाट वी डिस्कस. सो दीज वर दी 4 challenges वी डिस्कस्ड. और we discussed about partition in detail. In the next upcoming video we are going to discuss about consequences of partition. So till then, stay tuned. Thank you so much for watching this video. Thank you.